Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. So here today we will discuss the पारद संस्कार. ओके तो पारद के जो अष्टादश संस्कार जो बताए गए 18 प्रकार के जो संस्कार बताए गए उनमें से 8 प्रकार के जो संस्कार है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके उसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे. तो अल्टीमेटली जो हैंड रिटन जो नोट्स था मेरे पास ओके जो मैंने यूज़ किया था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो अल्टीमेटली उसी का यूज़ और उसी का एप्लीकेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ. ओके तो अल्टीमेटली आपको आपके सामने मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ओके तो पारद को हम मर्क्यूरी बोलते हैं, पारा बोलते हैं, ये सब जानते हैं. संस्कार का जो पारद का जो अल्टीमेटली पारद संस्कार में दो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, पारद और संस्कार. पारद मतलब है मर्क्यूरी और जिन्हें हम पारा या फिर Hg जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोगेरियम. संस्कार मतलब क्या होता है? संस्कारो ही नाम गुणांतरधानम उच्यते. ओके तो संस्कार मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ में ओके किसी भी सब्सटेंस में किसी भी वस्तु में उनके प्रॉपर्टीज़ में बदलाव लाना. ओके अच्छे प्रॉपर्टीज़ में उनका वर्धन करना. ओके उसमें वृद्धि करना. और अगर कोई प्रॉपर्टीज़ हैं ओके या फिर जो प्रॉपर्टीज़ इतने रिक्वायर नहीं होते उनको निकालना. ओके तो ये सभी जो वहाँ पे प्रक्रिया हो रही है इनको हम क्या बोलते हैं? संस्कार बोलते हैं. ओके तो संस्कारों ही नाम गुणांतरधानम उच्यते. तो गुणों में परिवर्तन करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संस्कार बोलते हैं. ओके तो पारद के जो उसके पास जो गुण है ओके जो उसके पास क्रिया शक्ति है, जो उसके पास थेरेपेटिक पावर है थेरेपेटिक एक्शन को शो करने के लिए ओके उनको इन्हांसमेंट करने के लिए उनकी वृद्धि करने के लिए हम पारद के संस्कार करते हैं. ओके तो पारद के संस्कार का प्रयोजन क्या हुआ? पारद के संस्कार का प्रयोजन एम यही हुआ कि पारद के जो प्रॉपर्टीज़ है जो गुण है उनमें वृद्धि लाने के लिए ओके वो जो उसका जो काम है उसकी कार्यमुक्ता को बढ़ाने के लिए अल्टीमेटली एक संस्कार करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, जिसे हम आयुर्वेद में संस्कार बोलते हैं. ओके तो संस्कारों ही नाम गुणांतरधानम उच्यते. जहाँ पे गुणों में परिवर्तन होता है, जहाँ पे गुणों में परिवर्तन होने के साथ साथ गुणों में वर्धन भी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संस्कार बोलते हैं. ओके तो ये देखिए एक और श्लोक आया है संस्कार के रिलेटेड में, तो जितना पॉसिबल मैं आपको स्क्रीन पे विजिबल करके दिखा रहा हूँ. शोधनम दोष हरणम संस्कारम च बल तेजसो अभिवर्धनम. ओके शोधन के द्वारा पारद के इम्प्योरिटीज निकल जाते हैं. ओके ये हम जानते हैं शोधन प्रक्रिया इज़ यूज फॉर द रिमूविंग ऑफ एनी इम्प्योरिटीज. ओके लेकिन संस्कार जो होता है संस्कार बल तेजसो अभिवर्धनम. ओके तो उसकी जो तेज है, उसकी जो पोटेंसी है, उसकी जो पावर है कर्म करने की उसको बढ़ाना. ओके अभिवर्धनम इसको हम क्या बोलते हैं? संस्कार बोलते हैं. ओके तो शोधनम दोष हरणम संस्कारम च बल तेजसो अभिवर्धनम. ओके हमारा शोधन जो था मैंने आपको बताया वो इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए था, और संस्कार जो होता है द्रव्य में गुणों की वृद्धि के हेतु, गुणों के वृद्धि के लिए ओके गुणों के वृद्धि के पर्पज़ के लिए हम पर्टिकुलर संस्कार का कर्म करते हैं. ओके पारद का संस्कार हम करते हैं. तो नॉर्मली हम पारद के अष्ट संस्कार पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं. ओके लेकिन अल्टीमेटली आचार्यों ने ओके शास्त्रों ने 18 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. ओके ज़्यादातर जो मेनली होते हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारे सिर्फ पारद के अष्ट संस्कार ही होते हैं. ओके और पारद के अष्ट संस्कार करने के बाद जो पारद हमें ऑप्टेन होगा ना, अष्ट संस्कारित जो हमें पारद ऑप्टेन होगा, अष्ट संस्कारित जो हमें मर्क्यूरी या फिर पारा जो ऑप्टेन होगा ना वो हमारा बहुत ही अच्छा वाला और बेस्ट क्वालिटी वाला हमारा मर्क्यूरी में उसको काउंट किया जाता है. ओके अष्टादश संस्कार यानी कि 18 प्रकार के जो संस्कार पारद के जो बताए गए हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. ओके और दैट्स वाई इसका हमारे रचि शास्त्र में टेक्स्ट बुक में इसके बारे में इतना डिटेल में डिस्कशन वगैरह नहीं किया है. लेकिन अगर फर्दर MD वगैरह आप करते हो रचि शास्त्र में, भेषज कल्पना वगैरह में ओके तो वहाँ पे आप पारद के अष्टादश संस्कार आप उससे डील करोगे. ओके लेकिन आपके UG के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू स्टडी ओनली द अष्ट संस्कार ऑफ पारद. ओके क्यों करना है उतना, उसका भी मैंने आपको यही बताया कि उतना करने से पारद जो होता है वो एबल हो जाता है. ओके अपनी कारमुक्ता को अपने जो उसके पास है उसको शो करने को. ओके तो नॉर्मली पारद के अष्ट संस्कार हम सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं. ओके जिसमें ये अष्ट संस्कार ऑफ पारद. ओके तो अष्ट संस्कार जो भी है हमारे पारद के अष्टादश संस्कार में से जो इनिशियली जो 8 संस्कार है उसी को हम नॉर्मली उससे हम डील करते हैं. ओके तो 18 संस्कार के पारद कौन से हैं? वो हमारा पहला है स्वेदन,
दूसरा मर्दन, तीसरा मूर्छन संस्कार, उत्थापन संस्कार, पातन संस्कार, रोधन संस्कार, नियमन संस्कार और दीपन संस्कार। ओके, ये जो हार्ट है हमारे, ओके, इसको मैंने आपको एक अलाइन पोजीशन में दिखाया, एक लाइन में दिखाया। ओके, तो ये जो 8 है हमारे स्वेदन, मर्दन, मूर्छनम, ओके, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन और दीपन संस्कार, ये 8 को हम क्या बोलते हैं? पारद का अष्ट संस्कार यानी पारद के अष्ट संस्कार बोलते हैं। गगन भक्षण मानम, चारण, गर्भद्रुति, बाह्यद्रुति, जारणा, रंजन, सारण, संक्रामण, वेद, भक्षण, ये हमारे टोटल मिलाकर इनको हम क्या बोलते हैं? पारद के अष्टादश संस्कार बोलते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट। इन नाउ डेज we are using or we are performing only the 8 संस्कार out of 18 which is already documented by many acharyas। okay, जितने भी आचार्यस ने बताया 18 प्रकार के संस्कार हम मानते हैं उनको। yes we have to carry out or we have to process on, but due to non availability of such kind of things और due to वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से इसको हम नहीं करते हैं। ओके, और यूजी के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू आपको बस अष्ट संस्कार ही बताया गया है। ओके, तो दिस पर्टिकुलर 18 प्रकार के संस्कार को बताने के लिए एक श्लोक फॉर्म में आपको मैं बताता हूँ। ओके, आप रिसाइट करोगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, वो आपका ट्रिक है। तो स्यात स्वेदनम मर्दनम मूर्छनम, ओके, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वैसा आप सुनिए। स्यात स्वेदनम मर्दनम मूर्छनम, उत्थापनम पातनम रोधनम, नियमनानि, ओके, नियमनानि, संदीपनम गगन भक्षण मानम, संचारणम, ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। संदीपनम गगन भक्षण मानम, ओके, संचारणाः या फिर संचारणम, तत् अनुगर्भता, ओके, तत् अनुगर्भगता, तत् अनुगर्भगता जिसे हम द्युतिष्य, तत् अनुगर्भगता द्युतिष्य, अनु मतलब बाद में किसके? हमारे पर्टिकुलरली संचारणा के बाद यानी चारण संस्कार के बाद जो हमारा संस्कार आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? गर्भद्युति बोलते हैं। ओके, तद अनुगर्भगता द्युतिष्य, बाह्यद्रुति सूतक जारणा, ओके, बाह्यद्रुति सूतक जारणा, स्यात् ग्रासस्तताः सारणकर्ण प्रशातः, ओके, स्यात् ग्रासस्तताः, ओके, यानी कि ये जो हमारा जारण संस्कार है ना, इसको हो जाने के बाद आपको क्या करना है? स्यात् ग्रासस्तताः, रंजन जो संस्कार है वो आप करोगे। ओके, सारण कर्म पश्चातः, देन आफ्टर दैट यू हैव टू डू सारण संस्कार। ओके, एंड जो हमारा थर्ड लास्ट है दैट आई थिंक संक्रामण वेद विधि। ओके, संक्रामण वेद विधि। आगे लास्ट में आता है कि शरीरे योगस्तदाः अष्टादश अधः अत्र कर्म। ओके, तो ये जो श्लोक मैंने आपको दिखाया ये अल्टीमेटली मैंने इसको यहाँ पे आपको देख के मैंने आपको उसको बताया, लेकिन आप उसको याद भी कर सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको एक बार और उसको रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जो आप रूल वगैरह सुनते रहोगे या फिर आप बहुत सारे यूट्यूब से वीडियोस वगैरह हैं कि वो ट्रिक वगैरह देते हैं, लेकिन आप कितने ट्रिक अगर बाय हार्ट करके रखोगे? ओके, सब ट्रिक अगर वो मर्ज हो गया ना, अगर मगअप हो गया वो सब ट्रिक अगर मगअप हो जाता है तो आप वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो ऐसा ट्रिक आप बनाइए ताकि वो हमको याद भी हो जाए और हमारे एग्ज़ाम में नंबर भी दिलाए। ओके, जैसे कि जो ये ट्रिक श्लोक के जो ट्रिक होते हैं ना वो बेस्ट ट्रिक बोले जाते हैं। ओके, तो स्यात् स्वेदनम मर्दनम मूर्छनम उत्थापनम पातनम रोदनम नियमनानि संदीपनम गगन भक्षणमानम संचारणाः तत् अनुगर्भगता द्युतिष्य बाह्यद्रुति जारणाः। ओके, देन अल्टीमेटली आगे श्लोक समथिंग ऐसा है, स्यात् ग्रासस्तताः सारणकर्म पश्चातः संक्रामणः वेदः विधि। ओके, शरीरे योगास्ततः अष्टादश अधः। ओके, तैसा कुछ श्लोक आता है। 18 प्रकार के संस्कार है, जिनमें से 18 प्रकार के पारद के संस्कार बताए गए, जिनमें से इनिशियली के जो 8 होते हैं, ओके, उनका हम यहाँ पे वर्णन करते हैं। इनका हम यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 18 प्रकार के पारद के संस्कार को अष्टादश पारद संस्कार बोलते हैं। ओके, या कहते हैं। पारद के अष्टादश संस्कार को यहाँ पे क्या लिखा गया है? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। यस, अष्टादश संस्कार को हम क्या बोलते हैं? 18 प्रकार के पारद के संस्कार होते हैं। और पारद के जो अष्ट संस्कार जो हम पढ़ने वाले, जो हम डील करने वाले हैं, उसको करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा घटक द्रव्य आता है वो हमारा कांजी होता है। ओके, और दैट्स वाई
उसको बताने से पहले, यानी कि पारद के अष्ट संस्कार को बताने से पहले कांजी की निर्माण विधि या फिर कांजी बनाया कैसे जाता है और कांजी है क्या, ये हमें पता होना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि जो बनाने की जो संस्कार, यानी कि जो अष्ट संस्कार जो हम देखेंगे, उसको करने की जो विधि है ना, ओके, उसके करने का जो प्रोटोकॉल है, वहाँ पे कांजी का अगेन एंड अगेन यूज़ किया जाता है। ओके, एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग द कांजी। ओके, और वी आर लर्निंग द कांजी, और हम पहले उसको देखेंगे, एंड दैट्स देन आफ्टर दैट वी आर कंटिन्यू विथ आवर प्रोसेस और विथ कंटिन्यू आवर संस्कार ऑफ पारद। ओके, तो कांजी को बनाने के लिए कुलमाश धान्य मंड आदि, सॉरी श्लोक देखिए, कांजी के श्लोक देखिए, इंपॉर्टेंट श्लोक है। कुलमाश धान्य मंड आदि, ओके, संदितम कांजिकम विदु संडाकी संदिता गेया मूलकैः सर्षप आदिभिः। कुलमाश धान्य मंड आदि संदितम कांजिकम विदु संडाकी संदिता गेया मूलकैः सर्षप आदिभिः। ओके, कांजी एक द्रव्य होता है। ओके, द्रव्य यानी कि लिक्विड होता है, जो कि इन द्रव्यों से बनाया जाता है। कौन सा द्रव्य? कुलमाश यानी कुलत्थ, धान्य, धान्य मंड यानी कि हमारा जो चावल है, ओके, धान्य जिसे हम बोलेंगे, और मंड मतलब होता है चावल का पानी वगैरह, या फिर जो चावल होगा, जो पका हुआ जो चावल होगा। ओके, इन सभी को मगअप करने के बाद, इन सभी को मिलाने के बाद जो हमें द्रव्य मिलता है ना, ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं? कांजी बोलते हैं। बनाने की विधि मैं आपको बताऊँगा, बस एक इन शॉर्ट आप समझ जाइए कि कांजी है क्या, व्हाट इज़ द कांजी। ओके, तो कांजी इट इज़ अ कांजी इट इज़ अ लिक्विड प्रिपरेशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय सो मेनी इंग्रेडिएंट्स। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? कांजी बोलते हैं। ओके, तो आप वहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट लिखिए कि इट इज़ अ लिक्विड प्रिपरेशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ ड्रग एंड यूज इन द पारद का अष्ट संस्कार। ओके, यूज इन द अष्ट संस्कार ऑफ पारद। ओके, तो अल्टीमेटली ये देखिए मीनिंग, अगर मैं आपको एक और बार बताऊं तो कोलमाश यानी कि कुलत्थ, धान्य मंडा यानी चावल वगैरह के बनाने के बाद जो भात जो हम बोलते हैं आमतौर पर, ओके, लेबर लैंग्वेज जो हम भात बोलते हैं, जो चावल बोलते हैं, हमारा पक गया, जो हम चावल एवरीडे डेली बेसिस पे जो हम चावल खाते हैं, तो चावल मैं बोलूँगा तो कुछ राइप के यानी कि राइप हुए चावल पे जाएंगे, कुछ लोग अनराइप चावल पे जाएंगे, इसलिए मैंने उसको लेबर लैंग्वेज जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, जो हम भात बोलते हैं, ओके, उसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, तो कुलत्थ भात जो होता है हमारा, वो इन सभी को हम क्या करते हैं? एक मटके वगैरह में रखते हैं, और उसके द्वारा उसके द्वारा जो हमारा, यानी कि विधि बताऊंगा, आप इतना टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे संडाकी, संडाकी मतलब उसे हम बोलेंगे जो कि मूली और जो सरसों का जो तेल होगा ना, उनके द्वारा प्रिपेयर किया जो हमारा कांजी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? संडाकी बोलते हैं। ओके, संदिता मतलब होता है कि उसको हमें कुछ दिन तक रखना पड़ता है। ओके, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, बहुत ही ईजी है। पारद के संस्कार को बताने और कैसे लिया जाता है उसको बताने से पहले कांजी का निर्माण करना जरूरी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, और कांजी या मूल रिक्वायर्ड द्रव्य है जिससे पारद संस्कार अच्छे तरीके से हो पाता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कारद इट इज़ अ एसेंशियल द्रव्य विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अष्ट संस्कार ऑफ द पारद। ओके, एवरी संस्कार में इसकी ज़रूरत होती है। उबाले हुए चने, गेहूँ आदि जो हमारे कुलत्थ वगैरह होते हैं, ओके, चावल यह आदि जो धान्य होते हैं, इनके मंड, राई, नमक, हरिद्रा, हल्दी वगैरह आदि को मिश्रित कर संधान पात्र में, ओके, आदि को मिश्रित कर संधान करने पर प्राप्त अम्ल को कांजिक या फिर कांजी हम बोलते हैं। ओके, क्या लिखा गया है आपको मीनिंग समझ में आएगा आप जब नीचे के विधि की पे जाओगे। यहाँ पे ये लिखा गया कि उबाले हुए चने, गेहूँ जो भी कुछ रहते हैं, ओके, कुलमाश, कुलत्थ का क्वाथ, ओके, और चावल के द्वारा प्रिपेयर किया जो भात है, जो चावल है, ओके, अल्टीमेटली ये सभी को, और उसके साथ साथ जो राई है, नमक है, आपकी जो हल्दी है, ओके, इन सभी को चूर्ण को ऊपर दिए गए जो मैंने आपको बताया कुलत्थ का काढ़ा, चावल, भात वगैरह जो है, इनमें मिक्स करना। ओके, और अल्टीमेटली मिक्स करने के बाद एक हांडी वगैरह होती है, एक पॉट वगैरह होती है, इसमें हम मिक्स किए हुए सभी मिक्स करके उसको हम रखते हैं, और मिक्स करने के बाद आफ्टर 20 to 30 डे या फिर जो भी कुछ मेंशन टाइम्ड है, ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको छानते हैं, और छानने के बाद जो द्रव्य हमें ऑब्टेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कांजी बोलते हैं। ओके, ये देखिए प्रोसेस आप समझोगे तो आपको इजी समझ में आएगा। मूली, सरसों, राई आदि से बनी हुई कांजी को हम क्या बोलते हैं? संडाकी बोलते हैं, जिसे हम शिंडाकी भी बोलते हैं। ओके, पर्याय नाम बोला गया कांजी का अरनाल और धान्यामलम, इसे हम भी बोलते हैं। चावल को सिद्ध कर प्राप्त में डालकर पानी मिश्रित कर संधान करके प्राप्त द्रव्य को भी कांजी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जहाँ पे हमें राई, हरिद्रा, सेंधल लवण
इत्यादि द्रव्य की रिक्वायर नहीं होती है। जहाँ पे हम सिर्फ चावल बनाकर, ओके, सिर्फ भात बनाकर वहाँ पे उसमें कुछ लिक्विड वगैरह ऐड करके, द्रव्य यानी कि पानी वगैरह ऐड करके, यानी कि आपने कोई राइस पकाया और राइस, पके हुए राइस को आपने क्या किया, एक पॉट लिया और पॉट में डाल दिया, और आप आफ्टर दैट आप उसमें कुछ स्पेसिफिक जो मेजर क्वांटिटी है जल, ओके, आप उसमें वो डाल दीजिए। जल डालने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम मंथ, ओके, वहाँ पे क्या होता है कि जो द्रव्य आपने डाला था ना उसमें कुछ चेंजेस हो जाता है और उसी द्रव्य को आपको लेना है, ओके, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कांजी बोलते हैं। तो कांजी में, कांजी बनाने की अलग अलग विधि भी बताई जाती है। पहला विधि ये देखिए, चावल को हमने पका लिया, उसमें पानी वगैरह डाल दिया और बाद में 1-2 महीने के बाद उस पर्टिकुलर पानी को हमें छान के लेना है, इसी को हमको क्या बोलते हैं, कांजी बोलते हैं। लेकिन ऊपर जो बताया मैंने, राई, नमक वगैरह सभी की ज़रूरत होती है, ओके। अब ये देखिए, यहाँ पे हम आते हैं अपने विधि के बारे में। तो विधि के लिए जो जो बताया गया है, जो जो चाहिए वो यहाँ पे हम एक बार इनलिस्टिंग कर देते हैं। चावल आपको 1 kg चाहिए, कुलथ 1 kg चाहिए, राई 500 मिलीग्राम होना चाहिए, सेंधा लवण 1 kg होना चाहिए, हरिद्रा आपका 250 मिलीग्राम होना चाहिए, बाँस की पत्ती 250 मिलीग्राम, जीरा आपका जो है, जीरा पाउडर आपको 100 ग्राम चाहिए, ओके। शुद्ध हींग और शुंठी, ओके, शुंठी आपको 100 ग्राम और शुद्ध हींग आपको 50 ग्राम आपको चाहिए, ओके। सरसों का तेल जो है आपको वो 250 ml इतना होना ही चाहिए, ओके। एंड आफ्टर दैट जो हमारा उड़द का जो आटा है ना, ओके, उड़द की जो आटा है वो आपको 250 मिलीग्राम इज़ रिक्वायर, और जो लास्टली में आपको जो जल चाहिए वो आपको 10 लीटर होना चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कांजी। तो कांजी को बनाने के लिए टोटल 12 द्रव्यों की रिक्वायर होती है, टोटल 12 द्रव्य की ज़रूरत होती है, जिनमें से मैंने आपको बताया क्या क्या द्रव्य रिक्वायर है। तो जो जो मात्रा बताई गई है वो आपको लिखना है, क्या क्या रिक्वायर है वो भी आपको लिखना है। अभी बनता कैसा है, तो चावल और आपको 2 लीटर पानी मिलाकर चावल को प्रिपेयर करना है, ओके, जिसे हम भात बोलते हैं। और सेकंड, हमारा जो सेकंड पॉइंट है, दैट नथिंग बट जो हमारा कुलथ है, ओके, जिन्हें हम कुलथी भी बोलते हैं, जिन्हें हम कुलवाश भी बोलते हैं, जिन्हें हम ताम्र बीज भी बोलते हैं, ओके। तो कुलथ को हमें लेना है और 8 लीटर पानी में इसे इसका कुलथ और 8 लीटर पानी में मिलाना है, ओके, कुलथ के बीजों को मिलाना है और अल्टीमेटली रिड्यूसेस टिल 2 लीटर, ओके, 2 लीटर तक इसे हम रिड्यूस करना है। और ऑब्टेन द्रव्य को, इसी को हम क्या बोलते हैं, कुलथ का क्वाथ बोलते हैं, ओके। यानी कि 1 किलो कुलथ में आपने 8 लीटर जल मिलाया, 8 लीटर पानी मिलाया और आपने उसको 2 लीटर तक रिड्यूस किया, अग्नि पर रिड्यूस किया। अग्नि पर रिड्यूस करने के बाद जो आपको ऑब्टेन होगा ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कुलथ का क्वाथ बोलते हैं, यानी कि कुलथ क्वाथ जिसे हम बोलते हैं, ओके। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। हमारा थर्ड पॉइंट है दैट नथिंग बट उड़द का वटक, ओके, यानी कि उड़द की थोड़े छोटे छोटे जो वहाँ पे वटक वगैरह होते हैं, जो पकौड़े वगैरह होते हैं, उनको हम प्रिपेयर करते हैं, ओके। तो जो पल्सेस होती है उड़द की, ओके, उसको भिगो कर रात भर आपको रखना है और बाद में उसको पीस लेना है, ओके। पीसने के बाद उसके छोटे छोटे गोले वगैरह बनाकर आपको क्या करना रहता है पता है आपको, आपने स्टोव वगैरह सुना होगा, स्टोव सब जानते हो, ओके। तो स्टोव आप वहाँ पे होना चाहिए और आप एक पैन ले लीजिए, पैन में आप उसमें तेल वगैरह डाल दीजिए। तेल डालने के बाद क्या होता है कि जो आपने छोटे छोटे पिस्टी वगैरह बनाई है ना, पिस्टी नथिंग बट जो आपने गोले वगैरह बनाए उड़द की, ओके, तो आपने उड़द की जो दाल है उसको ऑलरेडी एक रात पहले भिगो कर रखा। भिगोने के बाद आपने अर्ली मॉर्निंग में उसको पीस लिया। पीसने के बाद आपने क्या किया, उसको गोल गोल बनाया और गोल गोल बनाने के बाद आपने सरसों तेल एक पैन में रखने के बाद, ओके, गर्म होने के बाद आपने उसमें डाल दिया। अल्टीमेटली लास्टली आपको बनेगा क्या, ओके, आपका उड़द वटक बनेगा, यानी कि उड़द के पकौड़े बनेंगे, ओके। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। पृथक चूर्ण ऑफ हींग, ये सभी आपको अलॉन्ग विद दैट आपको रखना है। आपको हींग का चूर्ण 50 ग्राम आपको अलॉन्ग विद दैट अपने साथ रखना है। शुद्ध घी में भुना हुआ होना चाहिए हमारा हींग। शुंठी का चूर्ण आपको 250 ग्राम रखना है। जीरा भुना हुआ आपको होना चाहिए 100 ग्राम। बाँस की पत्ती जो है छोटे छोटे टुकड़े में हुआ होना चाहिए 250 ग्राम, ओके। और जो आपकी हल्दी है वो 250 ग्राम होनी चाहिए। और आपको जो राई है वो भी 500 ग्राम आपको ये रखना है, ओके। आपने ये 3 बना लिया, चावल आपने बना लिया, कुलथ का क्वाथ बना लिया, उड़द के वटक बना लिए, और बाद में जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ये सभी को आपको अपने साथ तैयार करके रखना है, ओके। अभी आती है विधि बताने की कैसे बना कैसे, ओके। तो एक जो आपका मिट्टी का पॉट होगा आपको लेना है। मिट्टी का पॉट आपको लेने के बाद उसमें थोड़ा कुछ आप अंदर से तेल वगैरह लगा लीजिए, ओके, अंदर तेल वगैरह लेप कर लीजिए। उसके बाद आपको उसमें एक एक वन आपने जो बनाया था, ओके, आपको सब मिक्स कर देना है, ओके। आप भात डाल दीजिए, उसमें कुलथ का काढ़ा वगैरह, कुलथ का क्वाथ डाल दीजिए, ओके।
और जो भी चूर्ण वगैरह मैंने आपको बताया था ऊपर डी पॉइंट में, ओके, ये सभी आपको यहाँ पे इसमें ऐड कर देना, ओके। ये जो यहाँ पे बताया मैंने इसको बाद में आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको उसको एक ऊडी रॉड से, ओके, ऊडी रॉड मतलब लकड़ी के किसी वहाँ पे डंडे के थ्रू, यानी कि लकड़ी के वहाँ पे कुछ उसके थ्रू हमें इसको मिक्स कर देना है अपने पॉट के अंदर जो हमने डाला, ओके। और बाद में संधि बंधन कर देना उसके माउथ को, ओके। संधि बंधन कर देने के बाद मुल्तानी मिट्टी से संधि बंधन करना है। और 10 से 12 दिन के बाद क्या होता है, वहाँ पे जो हमें जल ऑप्टेन होगा ना, ओके, जो हमें लिक्विड ऑप्टेन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कांजी बोलते हैं, जो कि शॉर्ट टेस्ट का होता है, ओके। तो कुलत्थ का जो काढ़ा आपने डाला था वो ही लिक्विड, उसी लिक्विड में हमने भात डाल दिया, उसी में हमने चूर्ण वगैरह डाल दिया, ओके। उसी लिक्विड में हमने जो छोटे छोटे जो संदो लवण राई वगैरह जो बोले थे, इसे भी चूर्ण वगैरह मिलाने के बाद 10 से 15 दिन के रखने के बाद, ओके, हमें क्या जो लिक्विड ऑप्टेन होगा ना, जो लिक्विड हमने डाला था उसी में कुछ संस्कार वगैरह हो जाता है और उस पर्टिकुलर लिक्विड को ऑप्टेन करके हमें क्या बोलते हैं, उसको कांजी बोलते हैं, ओके। तो टेक्स द द्रव्य विच इज़ ऑन एट मोस्ट, ओके। तो ऊपर जो रहेगा पॉट के अंदर आफ्टर 10 to 15 डे, ओके। तो उसको आपको छानना है, निथारना है, ओके। और आपको निथारना नॉट निथारना नहीं है यहाँ पे, निथारना जहाँ पे हम उसको फेंक देते हैं उस पर्टिकुलर वाटर को, यहाँ पे फेंकना नहीं है उसको, हमें वही ऐसा कांजी हमें यूज़ करना है, ओके। तो दैट इज़ नथिंग बट फॉर अवर कांजी, ओके। तो कांजी ऐसे बनाया जाता है, ओके। सो लेट्स लर्न द पारद का पहला संस्कार, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वेदन संस्कार बोलते हैं। तो पारद आपको एक भाग लेना है। सपोज आपने पारद 160 ग्राम लिया है, ओके। तो अब ये जो हमारा कितना 1/16 पारद, ओके, 1/16 भाग आपको क्या लेना है, 1/16 ऑफ जो आपका अल्टीमेटली जो ऑफ पारद, ओके। ये आपको क्या लेना है, राई लेना है, संदो लवण लेना है, सौंठ लेना है यानी कि शुंठी लेना है, मरीच लेना है, पीपल लेना है, ओके, चित्रक मूल लेना है, आर्द्रक लेना है यानी अदरक, और मूली लेना है, ओके। यानी कि एक भाग पारद आपने लिया है तो आपको 1/16 ऑफ पारद यानी कि पारद का 16वां गुना, ओके। तो पारद का 16वां गुना दैट नथिंग बट, अगर आपने सपोज 60 ग्राम अगर आपने पारद लिया है तो 60 डिवाइडेड बाय 16 कितना होता है, वहाँ पे आप उसको जो आंसर आएगा उतना ग्राम आपको, तो 16 जो हमारा 2 × 32, 16 × 48, ओके। तो जो 60 हम डिवाइडेड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 16, ओके। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 4 ग्राम आएगा, ओके। तो 4 ग्राम हमें ये सभी को लेना है, ओके। तो 1/16 जो हमारा पारद है यानी कि 1/16 ऑफ पारद वी हैव टू टेक राई, संदो लवण, शुंठी, मरीच, पीपल, चित्रक मूल, ओके, ये सभी को लेना है, ओके। और इनमें हमें पारद को मिक्स करके एक कल्क बनाना है, एक पिष्टी बनानी है, ओके। कल्क बनाकर पारद को उसमें रखना है, या फिर पारद को अलॉन्ग विद दैट हमें क्या करना रहता है उसमें, मतलब जो अभी ये बताया मैंने, जो इंग्रेडिएंट्स जो मैंने बताया 4-4 ग्राम, इसको नॉट 4-4 ग्राम, ओके, नॉट 4-4 ग्राम हियर, जस्ट मैं आपको एक याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, सॉरी। तो जो यहाँ पे बताया मैंने 1/16 जो यहाँ पे बताया है वो यहाँ पे आपको लेना है, ओके। यानी कि पारद अगर आपने लिया है एक भाग तो आपका 1/16 पारद आपको लेना है, ओके। और 1/16 पारद आपको लेना है। तो जो यहाँ पे नीचे जो विधि बताई गई, यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको इनका पेस्ट बनाना है और इस पेस्ट में आपको पारद प्लेस कर देना है। मैं क्या बता रहा आपको कि पारद को इन सभी के, यानी कि पारद और इन सभी का आपको कंबाइन करके जो पेस्ट बनाना है वो, ओके। तो 2 प्रकार बताया गया है, एक तो पारद को कंबाइन करने वाला एक जो पेस्ट है, एक विदाउट कंबाइन करके पेस्ट है, ओके। तो दोनों ही चलता है, दोनों ही करेक्ट है, वॉट एवर यू कैन राइट और वॉट एवर यू कैन अंडरस्टैंड। तो आपको पारद रखना है और बाद में पारद को आपको एक पोटली बनानी है, ओके। जो भी आपके कल्क है, कल्क को एक पोटली बनाकर आपको उसमें प्लेस करना है, ओके। तो डायग्राम बनाता हूँ, आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। तो सपोज़ ये हमारा पर्टिकुलर पॉट है, ओके, ये वुडी रॉड हमने डाला है और ये हमारा पोटली हमने बनाया था और उसको डिप कर दिया। और डिप करने के लिए जो हमारा द्रव्य है ना, ये हमारा क्या है, यहाँ पे कांजी है, ओके। मैंने ऑलरेडी यंत्र प्रकरण के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हो कि दोला यंत्र क्या होता है। ये हमारा दोला यंत्र होता है। दोला यंत्र विधि से हम क्या करते हैं, स्वेदन विधि से, दोला यंत्र विधि से हम स्वेदन कर्म परफॉर्म करते हैं। तो ये हमने पोटली डाला और इस पोटली में हमारा क्या है, इस पोटली में हमारा कल्क है, ओके, जिसमें हमने पारद को रखा है या फिर जिसमें हमने ऑलरेडी पारद को मिक्स किया है, ओके। इस पर्टिकुलर पोटली में हमने पर्टिकुलर कल्क को रखा है और ये हमारा क्या है, लिक्विड, ये हमारा पर्टिकुलर क्या है, ये सभी लिक्विड है, ओके। और नीचे से हम क्या करते हैं, उसको फायर देते हैं, ओके। फायर के लिए हमें येलो कलर लेना चाहिए, सॉरी। ये हमने फायर ले लिया, फायर नीचे से हम देते हैं और अल्टीमेटली
होता क्या है कि यहाँ पे जो दोष वगैरह रहते हैं ना पारद के वगैरह, ये निकल जाते हैं। ओके, तो पारद के संस्कार हम करते हैं इनके गुणों की वृद्धि के लिए, लेकिन पारद का जो अष्ट संस्कार बताया गया ना, इनमें से फर्स्ट से 6 संस्कार इनके मलों को निकालने के लिए बताया गया है। यानी कि अगर कोई दोष वगैरह अभी भी प्रेजेंट होंगे तो वो निकल जाए, अच्छे तरीके से वो निकल जाए, और बाद में जो उसके 6, 7 और 8 यानी कि जो लास्ट के जो 6 जो संस्कार है आउट ऑफ 8, ओके, जो कि आउट ऑफ 18 से लिए गए हैं, ओके, तो वो पारद के गुण वर्धनात् पर्पज़ के लिए लिए जाते हैं, यानी कि गुण में वृद्धि के लिए किए जाते हैं। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट फॉर आवर पोटली। ओके, तो पोटली को कांजी में डुबोना है। ओके, और दोलायंत्र विधि से कांजी में 3 दिन तक। ओके, 3 दिन तक मैंने आपको बताया था, एक दिन मतलब 8 आवर। ओके, तो जस्ट ये आपका रफली पॉइंट ऑफ व्यू है, बात आपको एग्जाम में मेंशन नहीं करना है कि एक दिन मतलब 8 आवर। जस्ट ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट वगैरह होता है कि एक दिन मतलब क्या 24 आवर तक ही हमें कंटिन्यू उसका स्वेदन वगैरह करना है क्या? ऐसा नहीं होता। एक पैरामीटर है कि 8 घंटा जो होता है एक दिन तक, उसे हम कंसिडर करेंगे, यानी कि 24 आवर तक आपको स्वेदन देना है। ओके, स्वेदन देने के बाद हमें क्या करना है, पोटली को ओपन करना है, और पोटली में जो कल्क होगा ना उसको उष्ण जल से धोना है। धोने के बाद पारद जो हमें ऑब्टेन होगा ना, अल्टीमेटली जो हमें पारद ऑब्टेन होगा वो स्वेदन संस्कारित हमारा पारद होगा। ओके, तो स्वेदन संस्कार करने से जो हमारा एम होता है, जो हमारा हमें जो मिलता है, दैट नथिंग बट स्वेदनम मल शैथिल्य कारकम। ओके, अगर कोई मल उसके अंदर होगा तो मल जो होगा वो लूजन हो जाएगा। ओके, मल लूजन हो जाएगा मतलब मल हल्का हो जाएगा। ओके, ताकि वो इजीली निकल जाए। पहले जो लेटेंट था, पहले छुपा हुआ था, लेकिन अभी वो निकल गया, बाहर निकल गया। ओके, फर्दर जो हम संस्कार करेंगे तो उसके दौरान वो निकल जाएगा। ओके, मर्दन संस्कार के दौरान निकल जाएगा, लेकिन उनको लूज करने के लिए, शैथिल्य करने के लिए, लूजता लाने के लिए, ओके, ये हम स्वेदन संस्कार हमने किया। ओके, हमारा जो सेकेंड संस्कार आता है दैट नथिंग बट मर्दन संस्कार। ओके, तो यहाँ पे भी तरीका भी सेम है। एक भाग पारद लेते हैं और 1/16 ऑफ पारद, गुड़ लेते हैं, जला हुआ ऊन लेते हैं, सांधो लवण लेते हैं, गृह धूम लेते हैं। ओके, गृह धूम मतलब जो स्मोक वगैरह रहता है, इतना ये इसके बारे में नॉलेज वगैरह नहीं है, बस रेफरेंस था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो गुड़ लेना है, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, सो अल्टीमेटली मैं क्या बता रहा था आपको कि गुड़ लेना है, जला हुआ यहाँ पे ऊन लेना है, सांदो लवण लेना है। ओके, ये सभी को चूर्ण वगैरह जो भी कुछ है इनको आपको 1/16 लेना है। ओके, पारद अगर आपने एक भाग लिया है तो 1/16 आपको पारद लेना है। ओके, यानी कि 1/16 ये जो कंटेंट मैंने आपको बताया उतना आपको लेना है। और बाद में आपको क्या करना है, इनको कांजी से मर्दन करना है। हमने ऊपर अभी क्या किया था, वहाँ पे हमने कल्क बनाया था, यानी कि पेस्ट बनाया था। यहाँ पे लेकिन क्या करना है, मर्दन करना है। हमने ऊपर स्वेदन किया था, स्वेदन संस्कार इसलिए हम उसको बोलते हैं क्योंकि दोलायंत्र में स्वेदन कर्म होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक खलवयंत्र में। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं पता है आपको, सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉरी दूसरा वो रहेगा, सपोज ये हमारा खलव यंत्र है। ओके, ये हमारा खलव यंत्र है, और एक खलव यंत्र में हमें क्या करना था पता है आपको, एक भाग हमने पारद लिया और प्लस 1/16 जो हमारा भाग है। ओके, जो गुड़, जला हुआ ऊन वगैरह ये सभी जो है इनको हमने लिया, इनको हमने ऑलरेडी इसमें हम इसमें डाले हुए रहते हैं, इसमें हमने ऐड किया। ओके, इसको हमें ऑलरेडी इसमें डाल के रखना है। और बाद में मोटर के द्वारा, ओके, मोटर के थ्रू हमें क्या करना रहता है, इसको हमें उसको घुमाना रहता है, यानी कि हमें उसको मर्दन करना रहता है। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मर्दन संस्कार बोलते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मर्दन इज़ रिक्वायर्ड। तो अल्टीमेटली अम्ल रस कांजी से हमें इसका मर्दन करना रहता है। ओके, मर्दन करने के लिए कुछ लिक्विड की ज़रूरत होती है। ओके, क्योंकि ऐसे भी क्या है, ये ड्राई थिंग्स है। ओके, और ड्राई थिंग्स सिर्फ चूर्ण फॉर्म में रहेंगे। ओके, और ड्राई थिंग्स को चूर्ण फॉर्म में हमें नहीं बनाना है, क्योंकि हमें समथिंग पेस्ट वगैरह बनाना है। ओके, तो इसलिए मर्दन करने के लिए कुछ द्रव्य वगैरह चाहिए। वो द्रव्य क्या होता है, हमारा कांजी होता है। ओके, कांजी के लिए हमने कांजी का यूज़ हमने स्वेदन संस्कार में किया, कांजी का यूज़ हमने मर्दन संस्कार में भी कर रहे हैं। जितने भी आने वाले जो संस्कार है उनमें भी हम कांजी का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई इसका विधि मैंने एक थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा टाइम लेके मैंने उसको बताया। ओके, तो कांजी से हमें इसका मर्दन करना है, और मर्दन करने का कब तक करना है, 3 दिन तक करना है। ओके, सॉरी, तो मर्दन हमें 3 दिन तक करना है। और जो भी आपको अल्टीमेटली जो आपको पेस्ट ऑप्टेन होगा ना, ओके, जो आपको 3 दिन तक मर्दित किया हुआ जो आपका पेस्ट आपको जो ऑप्टेन होगा ना, उसको आपको गर्म जल से बाद में इसको धोना है। ओके, और बाद में अल्टीमेटली आपको जो ऑप्टेन होगा वो क्या होगा, मर्दित संस्कारित पारद आपको ऑप्टेन होगा। ओके, तो ऑप्टेन पेस्ट को गर्म जल से धोने के बाद जो आपको पारद जो आपको गेन हो रहा है, जो आपको मिल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मर्दित संस्कारित पारद, उसे हम बोलते हैं। ओके,
तो मर्दन संस्कारित पारद का एम क्या है? मर्दनम मही बलनाशनम। ओके, तो मर्दनम मही बलनाशनम मतलब जो कि शैथिल्य हो गए थे हमारे फर्स्ट स्वेदन संस्कार से, ये भी निकल जाते हैं। ओके, ड्यूरिंग द मर्दन संस्कार। तो मर्दनम मही बलनाशनम, पारद के बाह्य मल का नाश हो जाता है। ओके, हमारा जो थर्ड संस्कार दैट नथिंग बट मूर्छन संस्कार। ओके, मूर्छन मतलब होता है कि मूर्छन मतलब आपको इतना समझना है कि अगर कोई इंसान है उसको डेथ कर देना, उसको मार देना। ओके, उसको डायरेक्टली इसका मीनिंग है मार देना। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मूर्छन संस्कार बोलते हैं। ओके, मूर्छित मतलब होता है कि उसको अधमरा छोड़ देना। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? मूर्छित बोलते हैं। ओके, मूर्छित आपने सुना भी होगा, अपने ये वर्ड वगैरह पॉपुलर है। ओके, तो एक भाग पारद लेना है अगेन, और आपको 1/16 क्या क्या लेना है? घृत कुमारी। ओके, घृत कुमारी मतलब जो आपकी गृह कन्या, जो आपके ग्वार पाठा। ओके, जिन्हें हम कुमारी बोलते हैं, एलोवेरा जिसे हम बोलते हैं। त्रिफला चूर्ण लेना है और चित्रक के मूल का चूर्ण लेना है। इनको आपको क्या करना है? कांजी मिलाकर खले यंत्र में 7 बार मर्दन करना है। ओके, 7 बार मर्दन करने के बाद कांजी मिलाकर, ओके, कांजी आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, और थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, और थोड़ा थोड़ा ऐड करने के बाद जब तक वो कांजी पूरा ड्राई नहीं हो जाता, उसको क्या करना है? आपको अगेन कंटिन्यू मर्दन करते रहना है। जैसे ही वो ड्राई होता है आपको सेकंड उसको दोबारा ऐड करना है। ओके, देन जैसे ही वो फिर से अगेन ड्राई हो जाता है आपको दोबारा उसमें कांजी मिलाना है। तो ऐसे टोटल आपको 7 बार मिलाना है। इसी को हमने क्या बोला है? 7 बार मर्दन करना है, ऐसा बोला है। ओके, तो एक भाग पारद और 1/16 ऑफ पारद आपको घृत कुमारी, त्रिफला चूर्ण, चित्र के मूल का चूर्ण, ये सभी लेना है। कांजी मिलाकर खल यंत्र में इसका मर्दन करना है। कब तक? 7 बार तक करना है। पारद को बाद में फिर क्या करना है? गर्म जल से धोना है, उष्ण जल से धो लेना है। ओके, और जो आपको पारद ऑप्टेन होगा ना, वो मूर्छित संस्कारित पारद आपको ऑप्टेन होगा। ओके, तो मूर्छित संस्कारित पारद का एम क्या हुआ? तो नष्ट पिष्टत्व मूर्छनम सर्वदोष विनाशनम। ओके, तो नष्ट पिष्टत्व मतलब पारद को नष्ट पिष्ट होने तक, ओके, पारद के जो चंचल जो गुण है ना, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हम मूर्छन संस्कार करते हैं। ओके, पारद के पास जो चंचलता गुण है, बहुत ही वो चंचल गुण का होता है। ओके, बहुत वो इधर उधर घूमते रहता है, उसको स्टेबल करने के लिए हम मूर्छन संस्कार करते हैं, ताकि जो उसकी जो अनस्टेबिलिटी है वो स्टेबल में कन्वर्ट हो जाए। ओके, दैट्स हम मूर्छन संस्कार ये कैरी आउट करते हैं। ओके, तो पारद को नष्ट पिष्ट होने तक, उसके चंचल गुण खत्म होने तक हमें कंटिन्यू उसके मूर्छन वगैरह करना रहता है, मूर्छित वहाँ पे मर्दन वगैरह करना रहता है। ओके, और इससे होता है क्या कि सभी दोष जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं ड्यूरिंग द मर्दन कर्म। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? मूर्छन संस्कार बोलते हैं। तो मूर्छन संस्कार हैज़ 2 एम, इट रिलीव और इट इरेडिकेट और इट रिमूव द दोष प्रेजेंट इनसाइड द स्टिल दोष प्रेजेंट इनसाइड द पारद। ओके, और दूसरा एम ये रहता है कि नष्ट पिष्टत्व मूर्छनम, यानी कि अगर उसकी जो चंचलता गुण है उसको भी नष्ट कर देते हैं। ओके, तो पारद को नष्ट पिष्टत्व होने तक हमें मर्दन वगैरह करना है, और सर्वदोष विनाशनी के लिए हमें वहाँ पे मर्दन वगैरह करना है, और टोटली इसे हम क्या बोलते हैं? मूर्छन संस्कार बोलते हैं। ओके, हमारा जो 4th संस्कार है आउट ऑफ 8 संस्कार, जिन्हें हम उत्थापन संस्कार बोलते हैं। तो उत्थापन संस्कार ये क्या होता है पता है आपको? मूर्छन संस्कार के दौरान पता क्या होता है? पारद जो होता है ना, वो अधमरा, जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था। ओके, तो पारद जो होता है ना वो मर जाता है दैट नथिंग बट पारद जो होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि पारद जो होता है उसकी जो चंचलता गुण जो हम कम कर रहे थे वो बहुत मतलब वो उतना कम हो जाता है जितना हमें रिक्वायर नहीं रहती है। ओके, तो थोड़ा सा गेन करने के लिए हम क्या करते हैं पता है क्या? हम क्यों गेन करते हैं? क्योंकि पारद के पास जो गुण है ना, वो गुण एज इट इज़ विद्यमान होना चाहिए एक स्पेसिफिक मैनर में। ओके, सो दैट तभी वो बॉडी में अपना एक्शन शो करेगा। ओके, ड्यूरिंग द मूर्छन संस्कार उसके थोड़े से गुण जो भी गुण जो करने वाला था, जो होने चाहिए थे, वो भी निकल जाता है। ओके, so that we have to administrate that same property which already we have discarded. Okay, तो discarded property को ही हमें regain करने की जरूरत होती है। उसको करने के लिए उत्थापन संस्कार हम कैरी आउट करते हैं। ओके, तो मूर्छित संस्कार के क्रम में पारद नष्टपिष्ट होकर मूर्छित हो जाता है। ओके, पारद जो है मर जाता है, उसे पुनः स्वरूप में लाने के लिए, उसे पुनः जीवित करने के लिए, ओके, पुनः जीवित करने दैट नथिंग बट चंचल गुण जो था उसके पास, पूरे चंचलता को गेन करने के लिए हम उत्थापन संस्कार नहीं करते हैं। ओके, एक लिटिल एक्सटेंट में उसमें चंचल गुण हो जाए। ओके, उसी के लिए हम क्या करते हैं? उत्थापन संस्कार ये हम करते हैं। ओके, सॉरी, तो अल्टीमेटली उत्थापन संस्कार करते कैसे हैं? तो उत्थापन संस्कार अल्टीमेटली करने का जो तरीका है ना, ये देखिए यहाँ पे स्वेदन बताया है,
अगर पारद को हम खुले में एक पात्र में रखकर खुले में अगर धूप में रख देंगे तो उससे भी इसका उत्थापन संस्कार हो जाता है। यानी कि पारद जो था नष्ट पिष्ट जो मूर्छित जो हो चुका था, ज़्यादा मूर्छित जो हो चुका था, वो हमें रिगेन थोड़ा सा हो जाता है ड्यूरिंग द, अगर पारद को एक वेसल के अंदर या फिर पात्र के अंदर आप धूप में रख देंगे तो ओके। या तो स्वेदन विधि में दोलांतर की विधि से स्वेदन कर्म करके आप उसको पारद को उत्थापित कर सकते हो, या तो आप उसको पारद को अगर धो दोगे ना तो भी पारद हमारा जो होगा मूर्छित पारद थोड़ा सा वो कम कर सकते हैं, यानी कि उत्थापन हम संस्कार कर सकते हैं ओके। या तो हम पारद को एक कपड़े में रखकर उसको निचोड़ लेंगे ओके, यानी कि उसको हम स्क्वीज़ कर लेंगे, तो स्क्वीज़ किया हुआ जो पारद होगा वो भी हमारा उत्थापित हमारा पर्टिकुलर जो होगा पारद हमें गेन हो जाएगा ओके। देन आफ्टर दैट पातन संस्कार के दौरान ओके, यानी कि पातन यंत्र के थ्रू भी हम इसको वहाँ पे उत्थापन इसका संस्कार कर सकते हैं ओके। तो बहुत सारे तरीके बताए गए, स्वेदन, आतप, या तो कांजी के द्वारा हम इसको दोलांतर विधि से अल्टीमेटली वहाँ पे इसका स्वेदन करें, या तो धूप में सुखाओ, या तो इसको धो दो, या तो इसको वस्त्र निष्पेषण यानी कि कपड़े में इसको निचोड़ लो, या तो इसको पातन यंत्र में रखकर पातन संस्कार करो ओके। तो जो भी है पॉसिबल जो रहता है वो हम करते हैं। और ड्यूरिंग दैट क्या होता है वहाँ पे मूर्छित संस्कार के दौरान जो पारद जो अनस्टेबिलिटी वो अपना पूरा खो चुका था, थोड़ी सी गेन करने के लिए हम उसको हम थोड़े से उसको गेन करने के लिए पुनः उसको जीवित करते हैं ओके। तो इससे पारद की मूर्छा नष्ट होकर पारद अपने पुनः पूरे रूप में आ जाता है ओके। और पारद को एक अथवा ये देखिए वे बताया मैंने, जो मैंने आतप वस्त्र निष्पेषण जो मैंने आपको बताया ऊपर, तो पारद को 1 अथवा 3 दिन तक कांजी में ओके एक पोटली वगैरह बना रहती है पारद की, और उस पर्टिकुलर पोटली को हम क्या करते हैं कांजी में डुबो देते हैं। तो स्वेदन करने से 1 अथवा 3 दिन तक कांजी में स्वेदन करने से पारद जो होता है अपने पूर्ण रूप में आ जाता है ओके। तो या फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पारद को एक पोटली में बांधना है, देन आफ्टर दैट पोटली को कांजी में डुबोना है, और स्वेदन कंटिन्यू फॉर 3 डे और 1 डे ओके। तो होता क्या है कि मूर्छा व्याप्ति नाशनम ओके, जो मूर्छा उसके पास था, जो मर चुका था पारद, वो हमें थोड़ा सा नाश हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, नथिंग बट मूर्छा का नाशन हो जाता है, मूर्छा गेट रीस्टैब्लिश ओके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मूर्छा व्याप्ति नाशनम ओके। तो मूर्छा के द्वारा जो उसके गुण वगैरह जो थोड़े से लॉस हो चुके थे, आपको थोड़ा सा चाहिए फॉर देयर थेरेपेटिक कर्म ओके। तो सो दैट वी आर डूइंग द उत्थापन संस्कार ओके। तो उस बाद में स्वेदन करने के बाद पोटली खोलनी है और बाद में उस पर्टिकुलर पारद को आपको धोना है ओके। इसी को हम क्या बोलते हैं, उष्ण जल से प्रक्षालन बोलते हैं। तो अल्टीमेटली जो मैंने ऊपर विधि बताई कि वहाँ पे धो लो, या फिर वस्त्र निष्पीड़न कर लो, या तो वहाँ पे आतप कर लो, या तो इंडिविजुअली आप वो करो, दैट इज़ ऑल्सो बेटर। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे लिखा गया कि एक ऐसा वो कर्म बताते हैं जहाँ पे वो सभी कर्म वहाँ पे वो इंक्लूड हुए रहते हैं। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे कांजी को हमें क्या करना है, स्वेदन देना है, दोलांतर विधि से स्वेदन करना है। देन आफ्टर दैट यहाँ पे हमने क्या किया, उसको धो लिया ओके। तो ऐसे जो मैंने बताया, ऐसे ही जो मैंने यहाँ पे ऊपर जो मैंने बताया ओके, ऐसा कोई कुछ प्रोसेस होता है जहाँ पे ये सभी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, और उस प्रोसेस को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर द उत्थापन संस्कार। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट आपको इतना याद रखना है कि स्वेदन, आतप, प्रक्षालन, वस्त्र निष्पीड़न या फिर पातन यंत्र के द्वारा हम पर्टिकुलर पारद को उत्थापित या फिर पारद का हम उत्थापन कर सकते हैं ओके। तो अल्टीमेटली ये हमारा दैट नथिंग बट हमारा ये क्या था, हमारा 4th संस्कार, दैट नथिंग बट उत्थापन संस्कार ओके। पातन संस्कार के बारे में इतना मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी पातन संस्कार का मैंने तो अल्टीमेटली जो हमारा 5th संस्कार है जिसे हम पातन संस्कार बोल रहे हैं, तो पातन संस्कार ये पातन यंत्र में हम करते हैं। और पातन यंत्र को ऑलरेडी मैंने डिटेल में एक ऐसा कुछ डिटेलली उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ऊर्ध्व पातन यंत्र ओके। तो पातन संस्कार हम 3 तरीकों से करते हैं, ऊर्ध्व पातन संस्कार, अधः पातन संस्कार और तिर्यक पातन संस्कार। ये तीनों पातन जो हम रीड आउट कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं ओके, जो आप सुन रहे हो, ये हम पातन यंत्र में करते हैं ओके। पातन यंत्र में करने की वजह से इस पर्टिकुलर संस्कार को हम पातन संस्कार बोलते हैं ओके। तो जो भी संस्कार हम कर रहे हैं उसका कुछ एम है, उसकी वजह से उसको नाम दिया गया है ओके। पहले संस्कार में हमने स्वेदन कर्म किया था इसलिए स्वेदन कर्म बोला, दूसरे में मर्दन किया तो मर्दन कर्म बोला, तीसरे में उसको मूर्छित कर दिया, मार दिया, इसलिए उसको मूर्छित संस्कार बोला है, 4th में उसको उत्थापित किया, उसको रिटर्न उसको जगाया ओके, उसको हमने उत्थापन संस्कार बोला। 5th में हम पातन संस्कार बोलते हैं, क्योंकि 5th संस्कार को करने के लिए पातन यंत्र की जरूरत होती है ओके। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर संस्कार को हम क्या बोलते हैं, पातन संस्कार बोलते हैं ओके। तो पातन संस्कार इतना डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि सेम स्लाइड जो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे
सेम स्लाइड के थ्रू मैंने पातन यंत्र को डिफाइन किया है, उसको एक्सप्लेन किया। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मैं बता दूंगा कि इतना एक्सप्लेन, आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग अगेन एंड अगेन। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख के उसको देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे अल्टीमेटली इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे ऊर्ध्वपातन यंत्र में क्या होता है पता है आपको, कि एक पॉट लेते हैं और एक पॉट हम इन्वर्टेड करके रखते हैं दूसरे पॉट के ऊपर, यानी कि एक पॉट हम नीचे रखते हैं लोअर बेस पे इन ओवर द फायर। ओके, और जो हमारा लोअर पॉट है उसके ऊपर हम एक अपर पॉट रखते हैं, वो भी इन्वर्टेड में। ओके, यानी कि उल्टा। और लोअर पॉट के पास हम एक पेस्ट्री रखते हैं, या फिर एक ऐसा खनिज रखते हैं जिसके थ्रू हमें पारद निकालना है। ओके, पारद क्यों निकालना है इसमें से, ताकि इसका भी एक एम है, ताकि इसमें पारद है वो ऑप्टेन हो जाए। पहला एम ये। दूसरा एम ये रहता है कि इसके जो दोष होते हैं ना, तो ड्यूरिंग दैट पातन संस्कार उसके जो दोष होते हैं ना, पातन यहाँ से तो इवेपोरेट फॉर्म में उड़ जाता है, लेकिन इसके जो दोष होते हैं वो एसिडिस यहाँ पे रिमेन रहते हैं। तो डिटेल अगेन आई एम सेइंग, इसका जो डिटेल है मैंने ऑलरेडी पातन यंत्र के दौरान बनाया है। ओके, तो वहाँ पे आप रेफ़र करिए, डिटेल आपको नॉलेज मिल जाएगा। ओके, तो सेम स्लाइड है, सेम थिंग मैंने वहाँ पे रिपीट की है, तो मैं आपको एक बार रिपीट फिर से कर दूंगा। 16 अंगुल वाली हमारे एक पॉट लेनी है, एक 16 अंगुल वाली हमें एक और पॉट लेना है। दूसरे पॉट यानी कि जो हमने पॉट को इन्वर्टेड किया था उसके ऊपर हमने एक जलाधार रखना है। जलाधार नॉट बट हमें एक पर्टिकुलर ऐसा वेसल रखना है जिसमें हमें ठंडे जल को रखना है। ओके, और ठंडा जल और ऐसा जल होना चाहिए ताकि हम उसको रिप्लेस भी कर सकें अगेन एंड अगेन। ओके, वो ओपन होना चाहिए, तो जो वेपर फॉर्म में जो हमारा पारद उड़ेगा। ओके, और वो जाके स्टिक हो जाएगा और बाद में इसका कंडेंसेशन होगा विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर जो हमने यहाँ पे तरीका किया है। ओके, तो पारद जो होते हैं उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह होती है, तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट वो अपने टेम्परेचर पे उड़ जाता है, लेकिन जो पारद के जो दोष होते हैं ना उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। ओके, और दैट्स वाई वो एसिड्स यहीं पे रहते हैं, वो उड़ते नहीं हैं, और पारद जो होता है हमें इसके सरफेस पे मिल जाता है, और जो इसके जो दोष होते हैं इसी यहीं पे एसिड्स रिमेन रहते हैं। तो यही इसका मेन एम रहता है। ओके, तो देखिए कंडेंसेशन पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे आल बाल जलाधार हमने लगाया है, और शुद्ध पारद इज रिमूव बाय प्लेसिंग अ हिंगुल आदि द्रव्य। ओके, हिंगुल जिसमें हम पारद को ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो पारद को ऑब्टेन करने के लिए जो हमने हिंगुल रखा है, या फिर हम पिस्टी वगैरह बनाते हैं। ओके, तो हम डायरेक्टली उसको रख देते हैं और अल्टीमेटली लोअर पॉट में रखते हैं, और बाद में हमारा मटेरियल कलेक्ट होता है टू द अपर पॉट। ओके, एंड कलेक्ट शुद्ध पारद आफ्टर स्क्वीजिंग द ऑब्टेन प्रोडक्ट फ्रॉम ऊर्ध्व पॉट। ओके, एंड अल्टीमेटली ये देखिए इसका बताया गया कि ऊर्ध्वपातन यंत्र में जो आप पॉट ले रहे हो दैट शुड बी योर इक्वल साइज। ओके, एंड प्रॉपर संधि बंधना शुड बी देयर बिटवीन द टू पॉट। ओके, यहाँ पे टू पॉट शुड बी संधि बंधना शुड बी देयर। ओके, और दोनों पॉट के बीच में यहाँ पे एक जाली वहाँ पे यानी कि ऐसा फिल्टरिंग जाली होता है, उसको हम प्लेस करते हैं। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट फॉर आवर ऊर्ध्वपातन यंत्र। अर्धपातन यंत्र में भी सेम रहता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पॉट में ज़मीन के अंदर एक डिग वगैरह पिट वगैरह खोदते हैं। ओके, और उसमें एक पॉट रखते हैं, और एक अगेन यहाँ पे एक पॉट इन्वर्टेड करके रखते हैं अब टू द अबव द सरफेस। ओके, ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस। ओके, अल्टीमेटली जो हमारा जिसके थ्रू हमें पारद को निकालना है, हमने इन्वर्टेड वाले जो हमारा पॉट है उसके अंदर हमें ऑलरेडी करके उसको रखना है, और पर्टिकुलरली बाद में फिर पारद वेपराइज फॉर्म में नीचे आता है। ओके, और बाद में कंडेंस होके इस पर्टिकुलर पॉट में एसिडिस रहता है। ओके, तो वंस अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे जो पातन संस्कार जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा मैं फास्टली बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है। ओके, तो वहाँ पे मैंने जो मेरा एफर्ट था, तो सेम एफर्ट को ज़्यादा इतना प्रेशराइज नहीं लेता मैं। ओके, तो वहाँ पे आप जाइए, आपको वहाँ पे डिटेल आपको मालूम चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ देख लीजिए। ओके, हिंगुल लेप वही जस्ट जिसके थ्रू हमें पारद निकालना है, नीचे डालते हैं, कंडेंस हो गया हमें पारद, बाद में जो भी वाटर है इसके अंदर इसको फेंक देते हैं और हमें पारद ऑब्टेन हो जाता है। ओके, तो वन्यपल हमें इग्नाइट वगैरह करते हैं। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, अधपातन यंत्र बोलते हैं, क्योंकि जो पारद हमें ऑब्टेन होगा वो लोअर पॉट में मिलता है। हमें जो पारद ऊर्ध्वपातन यंत्र में मिला था वो हमें ऊर्ध्वपातन यंत्र में मिला था। ओके, हमारा थर्ड जो पातन यंत्र था दैट नथिंग बट तिर्यक पातन यंत्र। ओके, यहाँ पे हम अनइक्वल साइज़ की पॉट लेते हैं और यहाँ पे हम तिर्यक मतलब डायगोनल, तो डायगोनल एक वहाँ पे ऐसा निर्माण करते हैं, और बाद में इनकी जो पाइप्स होती हैं इन दोनों के बीच में एक पाइप से कनेक्शन करते हैं। ओके, और इनके जो ओपनिंग होती है इनको हम पहले गाड़ी वहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ संधि बंधना।
और बाद में जो वेपर फॉर्म में यहाँ से वो वेपर आता है और जो वेपर यहाँ पे फिर रीच होगा, जो पहुँचेगा कंडेंस हो गया, अगेन वो पारद हमें ऑप्टेन हो जाता है। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तीरक पातन यंत्र बोलते हैं। तीरक मतलब होता है कि डायगोनल के थ्रू हमें ऑप्टेन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तीरक पातन यंत्र बोलते हैं। ओके, टू डिफरेंट साइज फॉर पॉट वी हैव टू टेक, ओके, एंड बोथ कनेक्टेड विथ अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ पाइप। ओके, एंड ड्यू टू लोअर टेम्परेचर ऑफ पारद ऑलरेडी इसमें से निकलता है, वेपराइज होता है। और ड्यू टू हैविंग हाइयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ देयर दोषा, जो कि इनके जो दोष जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू पारद। और पारद जो होता है होशियार बनकर, ओके, वहाँ पे वो समझदार बनकर वो वहाँ से वेपरेट हो जाता है और उनके दोषों को पीछे छोड़ जाता है और हमें शुद्ध पारद ऑप्टेन हो जाता है। ओके, तो आफ्टर श्वांगा सीधा पानी निकालने के बाद शुद्ध पारद हमें इजीली ऑप्टेन हो जाता है। पातन संस्कार का एम क्या होता है, पातन संस्कार में जो वंग नाग वंग जो दोष होते हैं वो हम कंचुग्न कर देते हैं, यानी कि उनको हम निकाल देते हैं। ओके, वो निकल जाता है। ओके, तो वंग आदि संपर्क आदि कंचुगनम, ओके, ये सभी दोष जो होते हैं वो निकल जाते हैं ड्यूरिंग द पातन संस्कार, ये इसका एम होता है। एंड दैट्स वाई वी आर डूइंग द पातन संस्कार। ओके, हमारा जो 6 संस्कार है दैट नथिंग बट बोधन संस्कार, बहुत ही सिंपल संस्कार है ये। अभी मैंने आपको जो बताया था 1st to 5th जो संस्कार होता है वो पारद के जो दोष वगैरह हैं उनको निकालने के लिए किया जाता है, जो भी शोधन के दौरान नहीं निकले थे, कुछ लिटिल एक्सटेंट में रह गए, उनको निकालने के लिए हम करते हैं। और जो हमारा 6 to 8 जो संस्कार है पारद के अष्ट संस्कार में, ओके, तो उनमें हम क्या करते हैं, पारद में गुणों की वृद्धि करते हैं। ओके, तो फॉर द गुणों की वृद्धि पर्पस वी आर डूइंग द पारद का 6 संस्कार, 7 संस्कार और 8 संस्कार। ओके, तो पारद का जो 6 संस्कार है जिन्हें हम बोधन संस्कार बोलते हैं, उसकी प्रक्रिया इस प्रकार रहती है कि, ओके, ये देखिए 6 to 8 संस्कार में पारद के गुणों की वृद्धि की जाती है, जिनमें से 6 हमारा ये है। 6th one इज बोधन संस्कार, जिनमें हम क्या करते हैं कि एक भाग सेंधो लवण रखते हैं और एक भाग पारद रखते हैं इस पर्टिकुलर वेसल में, और बाद में पूरे वेसल्स को हम पानी से भर देते हैं। ओके, यानी कि जल से हम इसको हम क्या करते हैं, भर देते हैं। ओके, और बाद में इसकी जो मुख है ना, जो ओपनिंग है, हम 3 दिन तक उसको बंद करके रख देते हैं। ओके, बंद करने के बाद क्या होता है पता है आपको, 3 दिन बंद करने के बाद यहाँ पे 3 दिन है, ये 3 दिन पूरा है 24 आवर। ओके, 24 × 3 यानी 72 आवर यहाँ पे पूरा लेना है। मैंने जो यहाँ पे स्वेदन के दौरान जो बताया था 3 दिन तक जो स्वेदन जो विधि करते हैं, वहाँ पे 8 आवर मैंने कंसिडर करने को बोला। ओके, तो आपको जो अलग अलग जो पैरामीटर है आपको याद रखना है। यहाँ पे 3 दिन इस 3 दिन, ओके, नॉट योर 8 3 24 आवर। ओके, यहाँ पे हमारा 24 × 3 यानी 72 आवर बिल भी। ओके, तो 3 दिन तक हमारे यहाँ पे इसको पॉट को क्लोज करके रखना है। ओके, इससे होता क्या कि पारद की जो पोटेंसी होती है उसमें वृद्धि होती है। ओके, तो वीर्यम प्राप्ति अनुत्तमम पुनः बल प्राप्ति कारकम। ओके, तो बल की वृद्धि होती है, इनकी पोटेंसी में वृद्धि होती है। ओके, तो वीर्यम प्राप्ति अनुत्तमम पुनः बल प्राप्ति कारकम, इनके उद्देश्य की वजह से बल इसकी वृद्धि हो जाती है, पोटेंसी विल इंक्रीज। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द बोधन संस्कार ऑफ पारद। ओके, तो पारद वीर्यवान हो जाता है ड्यूरिंग द बोधन संस्कार। ओके, तो जल को नितार कर पारद प्राप्त कर लिया जाता है। ओके, तो जो भी यहाँ पे जल जो था 3 दिन के बाद जल को फेंक दिया जाता है और पारद को हम निकाल लेते हैं, और जो हमारे ऑप्टेन जो पारद होगा वो बोधित पारद होगा। ओके, हमारा जो 7th है, सेकेंड लास्ट जो हमारा पारद का संस्कार है, जिन्हें हम नियमन संस्कार बोलते हैं। ओके, तो एक भाग पारद और आपको 1/16 यानी कि आपका अगर 6 ग्राम अगर आपका 16 ग्राम अगर आप पारद आपने लिया है तो 1-1 ग्राम आपको पान के पत्र, सेंधो लवण, भृंगराज और इमली लेना है। ओके, यानी कि अगर आप सपोज यहाँ पे 16 ग्राम आपने पारद लिया है तो 1 ग्राम पान पत्र, 1 ग्राम सेंधो लवण, 1 ग्राम भृंगराज, 1 ग्राम इमली, ये सभी को लेना है। ओके, और बाद में इसकी कल्क बनाना है और कल्क को पोटली में रखना है और पोटली को कांजी में डुबोना है और दोलायंत्र विधि से 3 दिन तक स्वेदन करना है। ओके, 3 दिन तक। ये देखिए, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये द्रव्य चेंज हुए हैं और मेथोडोलॉजी सेम। ओके, यहाँ पे द्रव्य जो चेंज हुए, स्वेदन संस्कार जो फर्स्ट संस्कार था वहाँ पे भी सेम थिंग हुई थी, वहाँ पे भी 3 दिन तक स्वेदन किया था कांजी में। ओके, यहाँ पे भी सेम है, बट ये जो द्रव्य है, ओके, 1/16 जो हमें द्रव्य लेना है, जस्ट वो थोड़ा सा इंटरफेयर हुआ है उनका। ओके, तो देखिए पारद की चपलता का नियमन हो जाता है। ओके, चपलता दैट नथिंग बट जो उनके जो चंचलता होती है ना, लॉस हो जाती है। ओके, चंचलता को हमें ज़रूरत है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो दैट्स वाई जो भी कुछ ज़्यादा एक्सेस में वगैरह होगा वो अगेन यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ओके,
तो पारद की चंचलता गुण को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे पर्टिकुलर संस्कार किया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नियमन संस्कार बोलते हैं। तो पारद की चपलता का नियमन हो जाता है, पारद की चपलता का नष्ट हो जाता है। ओके, चपलत्व निर्वृत्त, ओके, चपलत्व निर्वृत्त, इसका पर्टिकुलर क्या है, एम है। ओके, हमारा जो लास्ट संस्कार है दैट नथिंग बट दीपन संस्कार। ओके, तो दीपन संस्कार कैसे किया जाता है, ये देखिए, एक भाग आपको पारद लेना है और 1/16 ओके आपको स्फटिक, काशीस, टंकण, काली मिर्च और सांधा लवण और जो आपके शिगरू के त्वक, ओके, शिगरू के त्वक आपको लेना है, आपको राई लेना है, शिगरू का त्वक, ओके, यानी कि सहीजन के जो पेड़ की जो छाल होती है वो लेना है, स्फटिक लेना है, काशी स्फटिक मतलब अपना जो अपना दैट नथिंग बट क्या बोलते हैं उसको, अपना जो कांक्षी है ना, कांक्षी दैट नथिंग बट जो हमारा अभी एट द राइट नाउ फिटकरी। ओके, तो फिटकरी उसको हम क्या बोलते हैं, स्फटिक बोलते हैं। काशीस लेना है, टंकड़ लेना है, काली मिर्च लेना है, सांदो लवण लेना है, राई लेना है, शिगुरु का त्वक लेना है। कितना, 16 ग्राम अगर पारद लिया आपको तो 1-1 ग्राम लेना है। ओके, तो जैसे मैं आपको पैरामीटर बता रहा हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए, इतना नहीं लिया जाता है लार्ज क्वांटिटी में। आपको जानते हो कि एज पर द जो जितना पारद रहेगा उसके बेसिस पर हम इतना लेंगे। ओके, तो जैसे रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर सपोज आपने 16 ग्राम लिया है तो 1-1 ग्राम ये सभी लेना पड़ेगा और बाद में इनका कल्क वगैरह बनाना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगेन ये बता रहे हैं कल्क में पारद को रखकर, तो कल्क आप बनाइए, इनका कल्क बनाइए और कल्क में आप पारद रखिए अथवा पारद के साथ इनका कल्क बनाइए, यानी कि इनके साथ पारद का कल्क बनाइए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया ही है। या तो हम क्या करते हैं, ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताया ना, इनको मिक्स करने के बाद जो पेस्ट फॉर्म होगा, हम इनके पेस्ट के ऊपर पारद को रख देंगे। ये फर्स्ट वे। सेकेंड वे ऐसा होगा कि डायरेक्टली दोनों को मिलाकर हम क्या करते हैं, पेस्ट बनाते हैं। ओके, खलयंत्र में ऐसा मर्दन करके पेस्ट बनाते हैं। ओके, तो उसी को यहाँ पे बताया, पारद के साथ सभी द्रव्य को कल्क बनाकर 2 यंत्र में 3 दिन का स्वेदन करते हैं। तो अगेन वो स्वेदन संस्कार जो था ना, वही सेम मेथोडोलॉजी है, अगेन द्रव्य खाली चेंज हुए। ओके, तो होता क्या कि उष्ण जल से प्रक्षालन करने के बाद, ओके, 3 दिन तक आपने जो वहाँ पे पोटली वगैरह बनाई है, पोटली वगैरह में जो आपने रखा था, तो होता है कि बाद में फिर पोटली को आपको जो कंटेंट है कल को धोना है। ओके, और धोने के बाद पारद बिकम एबल टू बुभुक्षित। ओके, पारद में भूख की गुण बढ़ जाते हैं। पारद बिकम एबल टू डाइजेस्ट एनी अदर मेटल। ओके, तो पारद की जारणा के लिए पारद भूखा, पारद की जो उसके भूख की जो शक्ति है ना, उसकी बुभुक्षिता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, दीपन संस्कार करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक हमारे जारणा करके एक संस्कार आता है जहाँ पे पारद जो होता है ना दूसरे मेटल को खाता है। ओके, गंधक जारणा है, वहाँ पे बहुत सारे जारणा है, ताम्र जारणा है। तो पारद क्या करता है पता है आपको, पारद अदर मेटल को अपने अंदर खाता है, यानी कि पारद अदर मेटल को लेता है, अपने अंदर समाविष्ट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जारणा बोलते हैं। तो जारणा के लिए वो अपने अंदर ले रहा है, तो उसको लेने के लिए कुछ तो शक्ति वगैरह होनी चाहिए, तो उसको शक्ति को इंड्यूस करने के लिए दीपन संस्कार किया जाता है। ओके, तो दीपन गुण ऑब्टेन इन पारद बाय यूजिंग और बाय डूइंग द दीपन संस्कार। ओके, तो दीपन से पारद की बुभुक्षिता बढ़ जाती है। ओके, उसकी भूख बढ़ जाती है। पारद बिकम एबल टू ईट अदर मेटल। ओके, और मिलन्स इनटू इट, वो दूसरे मेटल, धातु वगैरह, खनिज वगैरह को खाना स्टार्ट कर देता है। ओके, एंड दैट्स वाई इसकी क्या होती है, वीर्यम तेज वृद्धि। ओके, इनकी खाने की जो कैपेसिटी होती है, जो पोटेंसी होती है, वो बढ़ जाती है। ओके, तो इससे हमें पता क्या हुआ, ये हमारा लास्ट स्लाइड है, इससे हमें ऑब्टेन क्या हुआ, फ्रॉम 1 to 5 दोषों को निकालने के लिए दोष निवारणार्थ हमने संस्कार किया। एरो देखिए मैंने रिवर्स किया है। और फ्रॉम 6 to 8 हमें गुणों की वृद्धि होती है। ओके, तो वी आर डूइंग द पारद का संस्कार। अष्ट संस्कार में पारद का जो स्वेदन संस्कार, मर्दन संस्कार, मूर्छन संस्कार, उत्थापन संस्कार और पातन संस्कार जो है वो अल्टीमेटली दोषों को निकालने के लिए किया जाता है, फॉर द दोषों निवारणार्थ पर्पस। ओके, और जो हमारा दीपन संस्कार है, बोधन संस्कार और नियमन संस्कार है, यानी कि 6 to 8 बोधन, नियमन, दीपन, वो हमें गुणों में वृद्धि के लिए हम करते हैं। ओके, तो आई होप आपको पारद का अष्ट संस्कार क्लियर हुआ रहेगा। ओके, तो जितना पॉसिबल था मैंने आपको उसको क्लियर करके दिया। तो दैट इज़ नथिंग बट फॉर आवर पारद का अष्ट संस्कार। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।